फौज में कभी एक कर्नल ने एक दूसरे कर्नल को अपनी तनख्वाह दी है? सवाल ही नहीं पैदा। कभी एक कर्नल ने अपने पर्क्स दूसरे मेजर को दिए? कभी क्या किसी डॉक्टर ने अपनी तनख्वाह? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर आपका मेज़बान अनिल मसीह आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ है। आप देख रहे हैं पेशावर रंग न्यूज़। नाज़रीन, मेरे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद है। लास्ट टाइम भी हमने बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ पे हमने बात की कि जो हमारी समझ से बाहर थे। तो एक बार फिर आतिफ़ हलीम साहब मेरे साथ मौजूद हैं और आज के जो टॉपिक्स हैं, जिस मौजू पे हम बात करना चाह रहे हैं, वो है खैबर पख्तूनख्वा की मादनियात। वो क्यों दी जा रही हैं इतनी जल्दी में, क्यों फ़ैसले किए जा रहे हैं, इंटरनेशनल टेंडर क्यों बुलाया जा रहा है और वो मादनियात कितने की हैं, और इस पे इनकी राय जानते हैं कि क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। सर सबसे पहले तो बताएं कि मदीना की पाक सरज़मीन पे आप मौजूद थे और क्या मांगा आपने? मदीना की पाक सरज़मीन पे मेरे अल्लाह की कुदरत से मुझे बुलाया गया, मैं गया, मैंने हाज़िरी की। मांगा तो अल्लाह से पाकिस्तान का अमन, पाकिस्तान की खैर, पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ और मेजॉरिटी मुसलमान और सब की खैर और अमन मांगा। और इसके अलावा आखिरी उम्रा मैंने खुसूसी अपने वालिद साहब के दर्जात की बुलंदी और अपने कायद इमरान ख़ान की रिहाई के लिए उम्रा हाजत किया, क्योंकि जिस किस्म के हालात हैं और जो मैं थोड़ा सा क़यादत से भी मायूस हूँ, तो अब मुझे अल्लाह ही की मदद चाहिए इमरान खान की रिहाई के लिए। तो इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा वो रिहा भी होगा, पाकिस्तान का इस्तेकाम भी होगा और अफवाज पाकिस्तान इमरान खान और अदलिया एक पेज पर होकर पाकिस्तान को रहती दुनिया तक कायम रखेंगे इंशाअल्लाह। सर इस वक्त के जो हम सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया और न्यूज़ में भी एक ही चीज़ पे बहुत ज़्यादा बहस की जा रही है, मादनियात खैबर पख्तूनख्वा की। क्यों इतनी जल्दी में दी जा रही हैं और क्यों नहीं इस पे बहस हुई, और किसका फ़ैसला है? क्या बंद कमरों में ये फ़ैसले किए जा रहे हैं और आप इस पे क्या राय रखते हैं? देखें जी, मैं रमज़ान में यहाँ पे नहीं था, मैं 2 दिन में आया हूँ। मैं जब वहाँ होता हूँ तो यहाँ के कामों को नहीं देखता, अल्लाह की मेहरबानी है। मगर कल सुबह जब मैं टीवी देख रहा था तो मैं मियां नवाज शहबाज शरीफ साहब को देख रहा था, जब उन्होंने इंटरनेशनल माइंस एंड मिनरल्स बिडर कॉन्फ्रेंस वगैरह टाइप बुला ली थी। 2 दिन की कॉन्फ्रेंस है जिसमें कि मैंने देखा कि दुनिया भर से एम्बेसडर्स भी आए हुए हैं और ख़रीदार भी आना चाह रहे हैं। तो मैंने पता किया, फिर मैंने देखा कि हमारे खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली ने भी कोई 15 दिन पहले या 10 दिन पहले ये बिल पास कर दिया है कि हम माइंस एंड मिनरल की एक्ट 2025 लेके आ रहे हैं। मैंने एक्ट पढ़ा नहीं है। कल मेरी फैसल अमीन से बड़ी इस पर डिबेट हुई। फैसल अमीन मुझे कह रहे थे कि जी आप एक्ट पढ़ो और देखो दिखाओ। मैंने उससे कहा कि एक्ट छोटी चीज़ है नहीं। बेसिकली जो आपका सवाल था कि ये क्या है, 6000 अरब अमरीकी डॉलर के माइंस हैं खैबर पख्तूनख्वा में। 6000 अरब अमरीकी डॉलर ना तो पाकिस्तान का कर्जा है और ना हम किसी के इतने लायबल हैं। और ये बड़े अपॉर्चुनिटी की बात होगी कि इंशाअल्लाह खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का कर्जा उतार दे। छोटा भाई, निकम्मा भाई, जिसको आपने सिर्फ दहशतगर्दी दी, मियाँ बरादरान ने, PMLN ने, ये तो हमें इन्होंने बलूचिस्तान को और इसको हमेशा डिप्राइव्ड सूबा ही रखा हमें। और उसमें हम इंशाल्लाह जब पाकिस्तान का कर्जा उतारने की बात करते हैं तो दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल। अब हो क्या रहा है, मर्दान में भी हमारे माइंस निकला हैं। हाँ, आपका वज़ीरिस्तान सारा भरा हुआ है, आपके DI खान के उस तरफ सब यूरेनियम वगैरह के हैं। अब इसमें एक्ट में जो चीज़ें हैं वो सारी गलत इसलिए हैं कि हम इनको ऑक्शन में हम अपने हुकूक जो हैं वो वफाक को दे रहे हैं। जरदारी ओपोनेंट है मगर उसका एहसान है 18वीं तरमीम सूबों के ऊपर, और अच्छाई जो करेगा हम उसकी बात मानेंगे। मगर अब हम अपनी नाक़िस हिकमत अमली और यकनफरी के फ़ैसले में से कहूँगा, क्योंकि इस पर मशावरत हुई नहीं है। देखिए उसूल ये होता है कि अब आप कोई भी चीज़ करते हैं तो उस पर पहले डिबेट होती है असम्बली में, पहले डिबेट होती है, बाद में बातें होती हैं। मगर जो चीज़ें अमरीका और यहूद व नसारा के फ़ायदे में होती हैं, नेशनल असम्बली में भी होता आ रहा है 75 साल में, पहले वो बेकार चीज़ों पर बहस करते हैं और बाद में काम की चीज़ें जो आखिरी दिन बिल पास होता है, क्योंकि सब MNAs MPs ने तनख्वाहें लेनी होती हैं, तो वो जल्दी जल्दी उस बिल को पास कर देते हैं, जिससे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो जाता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, रेकोडेक सुनते हैं, रेकोडेक में खरबों रुपए का सोना है, खरबों रुपए का सोना है जो कि हमने ठेके पे दिया और वो ले गए। हमें बहुत छोटा सा पैसा मिलता है, और मतलब अगर रेकोडेक हमें पैसा दे रहा होता तो पाकिस्तान का कर्जा चढ़ता ही ना। अब रेकोडेक में हम क्या कर रहे हैं, हमें थोड़ा सा पैसा मिल रहा है, गोरा जहाज भर के ले जाता है, वहाँ पाकिस्तान फौज, अदलिया, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान उस इलाके में नहीं जा सकते। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं ये। अपने ही मुल्क में, अपने मुल्क में ना फौज जाएगी, ना ISI जाएगी, ना एजेंसियां जाएंगी, ना चेक करने वाला जाएगा, ना ठेकेदार जाएगा। और उनकी एम्प्लॉयमेंट भी बाहर से है, वो बंदे भी बाहर से लाते हैं और बंदा बाहर लेके भी जाते हैं। तो मुझे क्या फ़ायदा इसका?
यहाँ माइन एंड मिनरल एक्ट का जो मेन वजह है, अली अमीन मेरा छोटा भाई है, और चूंकि जब तक इमरान खान का सिपाही है, अली अमीन हो, परवेज़ खटक था, महमूद खान था, बैरिस्टर गौहर, ये सब हमारे लिए तब तक कीमती हैं जब तक इनके सर के ऊपर इमरान का हाथ है। अगर इमरान खान का हाथ किसी के सर से उतर जाए तो मेरे लिए कैंटोनमेंट बोर्ड का एम्प्लॉय और परवेज़ खटक दोनों एक चीज़ हैं, मेरे लिए कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि इन्होंने एक्ट में ये करना है, जो हमारी डिमांड है वो ये है कि आप सऊदी अरब की तरह, दूसरे मुल्कों की तरह 51% जो है वो शेयर अगर कोहाट में रिजर्व निकल रहे हैं तो कोहाट के लोगों का हिस्सा होना चाहिए। 49% में हम डिवीज़न करें कि ये स्टेट को देना है, ये वफाक को देना है, ये इसको देना है। उस 49% में भी वो बोर्ड को चेयर वो उस इलाके की ओनरशिप करे। मैं आप में ये तो नहीं मांग रहा कि पेशावर को दें, मैं तो कह रहा हूं कि जी अगर डी खान में निकल रहा है कोई रिजर्व तो डी खान के लोकल जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे या जो लोकल टीम होगी वो उसको चेयर करे और 51% शेयर उसका हो। और आप आए इन्वेस्टर की तरह, आप इन्वेस्टर की तरह आए, आप लीज पे हमसे जगह लें, आप चीज़ें निकालें, मलकियत भी मेरी होगी और फैसले भी मेरे होंगे। और उसमें आपका ये जो माइंस एंड मिनरल्स का वजीर, इसका कोई काम नहीं होगा, वो एज अ मेंबर बैठेगा, डीजी माइंस एंड मिनरल्स एज अ मेंबर बैठेगा। फाइनल अथॉरिटी विल बी द लैंडलॉर्ड, जिसका सूबा है, जिसका शहर है, उसूल भी यही है ना, घर आपका है और चले मेरी। तो ये तो दानिशमंदा फैसला ना हुआ। दूसरी बात ये देखें, हमारा सूबा जो है वो गैस पैदा करता है, हमारा सूबा बिजली पैदा करता है। अब जब हम ये सब पैदा कर रहे हैं तो सर खैबर पख्तूनख्वा में तो 4-4, 5-5 घंटे बिजली भी नहीं होती है, गैस का तो अभी तक कोई पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ पे है। बेसिकली देखें, मैं मानता हूँ कि हमारे खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने डिलीवर नहीं किया। 10 साल में हमने चूँकि अब हम मानते हैं, अब तो हमारे दोस्त भी मान चुके हैं कि दोनों तरफ उनका मुल्क था। मुझे ये दुख हुआ वो स्टेटमेंट सुन के अली की कि वो कहता है ये उस तरफ भी मेरा पाकिस्तान है और इमरान खान की तरफ मेरा पाकिस्तान है। पाकिस्तान है, दोनों तरफ की बात नहीं होती, दोनों तरफ, दो विकेट के दोनों तरफ खेला नहीं जा सकता। हमें चीज़ों को दुरुस्त करना है, हमें पंजाब को फ्लरिश देखना है, हमें कराची को तरक्की करते हुए देखना है, मगर मेरे बच्चों की ज़िंदगियों के ऊपर बिल्कुल भी नहीं। वहाँ लोड शेडिंग नहीं है और यहाँ लोड शेडिंग है। जो प्रोजेक्ट्स पंजाब में लॉन्च हो रहे हैं वो यहाँ पे नहीं हो रहे। हालांकि इस वक्त पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया को खैबर पख्तूनख्वा से हेल्प चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान में बैठना चाहता है और अफगानिस्तान के साथ वो जो भी करना चाहता है उसका मामला है। मगर आप स्ट्रेटेजिकली अगर आप इस वक्त पंजाब से डबल बजट वफाक से नहीं ले पा रहे तो ये हमारी कोताही है, हम नहीं करवा सके। अब आते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि बिजली और गैस हम पैदा करते हैं, वही बिजली और गैस हम देते हैं वफाक को। और लाहौर और पिंडी में लोड शेडिंग नहीं है और यहाँ पे है, मैं एग्री करता हूँ। तो ये नाकिस हिकमत अमली है मेरी। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि मेरे 6 वज़ीर थे पीछे, वज़ीर आज़म जब हमारे थे तो उसमें हमारे 6 वज़ीर थे, स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा का था। ये इनकी नाअहली है कि हमारा खैबर पख्तूनख्वा वो लोग कहते हैं ना वो लूला लंगड़ा रह गया। ये हमारे लोगों की, शेरियार अफरीदी ने क्या किया, अली मोहम्मद खान ने क्या किया, अली अमीन गंडापुर ने बतौर वफाकी वज़ीर क्या किया, असद कैसर ने क्या किया। इनको तो चाहिए था कि ये दूध की नहरें बहा देते। वज़ीर आज़म भी हमारा था, सूबा भी हमारा था, वज़ीर भी हमारा था। जिस तरह पंजाब ने फ्लरिश किया क्योंकि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ भाई होते थे, वफाक और सूबा एक, तो इनकी इनकम्पिटेंस अपनी जगह है। मगर अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरी अभी कुछ उनसे बात हुई है अली अमीन गंडापुर के लिए। सिंपल बात यह है कि इस काम को जल्दी करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि 6000 अरब तो जो है पाकिस्तान बनने से आज तक हमने टर्नओवर नहीं किया। 75 साल में पाकिस्तान ने इतना टर्नओवर नहीं किया, पाकिस्तान का कर्जा भी इतना नहीं है। इसके ऊपर हमें इंटरनेशनल मंदूबीन बुलाने चाहिए, लोकल पार्टनर के बगैर हमें काम नहीं करना चाहिए और हमें लोकल सतह पर इसको दे देना चाहिए। तो क्या सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आप जो लीडरशिप है, क्या अली अमीन गंडापुर की इस मामला पर बात हुई? मैंने जो मालूम किया है बिल्कुल भी किसी को भी अंदाज़ा नहीं है, किसी को पता नहीं है। कल मैंने देखा तो हलीमा खान का बयान भी आ रहा था, कल हमारे पार्टी मशरान के बयान भी आए कि इसके ऊपर हमें रुकना चाहिए क्योंकि ये पाकिस्तान की तकदीर का फैसला। फिर कैसे अली अमीन गंडापुर फैसला कर रहा है?
बेसिकली वज़ीर आला के इख्तियारात तो उसके पास हैं, ये तो कोई दो राय नहीं है, हमारा ही है। अब इमरान खान से मुलाकात ना करवाने की एक वजह भी मिनरल्स एंड माइन में जल्दी जल्दी इसको फैसला करना है, क्योंकि कल वज़ीर आज़म साहब बैठ के अगर ऑक्शन करवा रहे थे तो ये चाह रहे हैं कि इमरान खान के निकलने से पहले पहले ही हम तबाही फेर दें। तो इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर क्या असर होने वाला है? सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बशमूल इमरान खान, बशमूल मेरे, बशमूल अली अमीन के, हमें तारीख माफ़ नहीं करेगी अगर हमने माइंस एंड मिनरल एक्ट करके और वफाक को ये इख्तियारात दे दिए। हमारे बच्चों को भी वो माफ़ नहीं करेंगे। ये जुल्म अजीम है। कैसे तुम अपने बच्चों का नवाला उठा के दूसरे के मुंह में दे सकते हो? और हम ये नहीं कह रहे कि उनको मत दो, मगर उनका रिकॉर्ड ये है कि उन्होंने रिकॉर्ड एक्ट दिया अपने ज़ाती फ़ायदों के लिए। अब 50 अरब रुपए के लिए उन्होंने 683 अरब डॉलर का सौदा कर देना, 6000 अरब का सौदा कर देना। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क्रेडिबिलिटी ऐसी नहीं है कि हम इनके ऊपर एतबार करें। मैं आपको बताता हूँ, जो मेरी बात हुई है, मैं अली अमीन को इस पे कहा है कि ये फैसला गलत है, 2025 का एक्ट, इसको रिवर्स करें, इसको रोकें। मुझसे बैठ के मनाजरा कर लें किसी भी टीवी चैनल के ऊपर, और मुझे पाकिस्तान आर्मी के बेहतरीन लोग, ईमानदार लोग दें, मुझे अदलिया के ईमानदार लोग दें, जॉइंट वर्किंग टीम बनाएं हम। मैं आपको 4-5 साल में 1000 अरब डॉलर इन माइन से निकाल के दे सकता हूं, और लोकल सतह पे, लोकल सतह पे। इंटरनेशनल कोई ज़रूरत ही नहीं सर, जरूरत ही नहीं है। नौशहरा में क्या लोकल लोग सोना नहीं निकाल रहे थे? निकाल रहे। सिर्फ उनको सरपरस्ती चाहिए सरकारी, उनसे रॉयल्टी लो 51%, 49% वो खाए, वो कहां लेके जाएगा? आपके घर में अगर पेट्रोल, सऊदी अरब में ऐसा होता है, जब वो खुदाई करते हैं, कुछ ऐसे इलाके हैं जब वो खुदाई करते हैं बुनियादें वगैरह घर की निकालने के लिए, तो वहां पे क्रूड ऑयल निकल आता है, खाम ऑयल जिसे कहते हैं। तो सऊदी अरब गवर्नमेंट ने ये क्या कि आखिर यार ये ज़ाया हो, तो उन्होंने कहा यार तुम हमारी रिफाइनरीज को आके बेच दिया करो। ज़बरदस्त। ठीक है। अच्छा, दूसरा बात मैं आपको बताऊं, आप समझ रहे हैं, आप लोगों को तारीख में रखा ही नहीं कि आप लोगों ने, इन लोगों ने हमें मसरूफ रखा हुआ है। दर्रे का नाम सुना हुआ है आपने, जहां असला बनता था, पिस्तौल बनता। दर्रे में कोयला निकल आया है। पेशावर से आप 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर उधर जाएं, दर्रे में कोयला निकल आया है, और कोयले की जो 10 अरब रुपए सालाना इनकम है, और दर्रा जो है वो मेरे ख्याल से 7-8 किलोमीटर का है, 7-8 किलोमीटर का है। और अच्छा, उसमें क्या होता है, उसमें जो बच्चा पैदा भी होता है ना, उसको भी 2.5 लाख रुपए महीने की रॉयल्टी जाना शुरू हो जाती है। जो रंडियां बुढ़ियां बाबियां बैठी हुई हैं ना, बाटियां, उनको 8-8 9-9 लाख 12-12 लाख रुपए महीने की रॉयल्टी जा रही है। बस बच्चे के पैदा होने की देर है और उसको पैसा आ रहा है। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत आप पे मेहरबान है, और दर्रा इतना सा है, हमारे पास अभी पीतल निकल आया है, तांबा निकल आया है, सोना निकल आया है, हमारे पास न्यूक्लियर वो निकल आया है। अब ये कहते हैं जी इसके स्ट्रेटेजिक जो है वो SIFC देखेगी। SIFC भी मेरा इदारा है, मगर मेरे सूबे से जाए ना, मुल्क भी मेरा है, SIFC भी मेरी है, तहरीक इंसाफ भी मेरी है, फौज भी मेरी है, अदलिया भी मेरी है, मगर हर एक अपना हक है ना। तरीकाकार गलत। सर, सिंपल बात यह कि फौज में कभी एक कर्नल ने एक दूसरे कर्नल को अपनी तनख्वाह दी है? सवाल ही नहीं पैदा। कभी एक कर्नल ने अपने पर्क्स दूसरे मेजर को दिए? कभी क्या किसी डॉक्टर ने अपनी तनख्वाह दूसरे डॉक्टर को दी है? तो इस तरह मैं भी अपने सूबे में ये बात कर रहा हूं कि खैबर पख्तूनख्वा अपना हक कैसे उठा के आपको दे दे। क्या कभी भाइयों ने अपना हक छोड़ा है? तकसीम में भी हम इक्वल तकसीम करते हैं। तो शरीयत के तकाज़ों को हमें देखना चाहिए, इसके ऊपर हमें जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए जी। लेकिन जो जल्दी हो रही है, इस पे तरीके इंसाफ का नेक्स्ट कदम क्या होने वाला है? देखिए जी, मैंने तो आज भी वज़ीर आला साहब को पैगाम किया है, आपके वसातत से भी मैं कहता हूं कि माइंस एंड मिनरल एक्ट 2025 गलत है, गलत है, गलत है। अली अमीन साहब, ये पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की तकदीर के साथ आप जुल्म कर रहे हैं। अगर आप ये पास करा के और ये चीज़ें देते हैं तो, और इसके दिन मैं हूं ना हूं, आप हो ना हो, आप अपनी पूरी गंडापुर फैमिली, पूरे DI खान और पूरे पाकिस्तान आपको माफ़ नहीं करेगा। सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको पहुंचने वाला है? फ़ायदे का तो मुझे नहीं पता, यहूद व नसारा को ही पहुंचेगा फ़ायदा, और नुकसान जो है वो खैबर पख्तूनख्वा को होगा। हमें जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी मेहनतों का सिला दिया और हमारी दीन दोस्ती का सिला दिया, वो हमारे हाथों से छीना जा रहा है। तो ये जो मुलाकात भी नहीं करवाई जा रही इमरान खान से, उनकी बहनों को अरेस्ट भी किया गया, क्या ये सब एक ही प्लान का हिस्सा है? क्या समझते हैं आप? देखिए जी, अल्टीमेटली तो जब हम कड़ियों से कड़ियाँ मिलाते हैं, वो कहते हैं ना डॉट्स मिलाते हैं, तो डॉट्स मिलाने में तो हमें यही नज़र आ रहा है कि ये 6000 अरब डॉलर एक मजाक नहीं है, ये मुंह में कहने की बातें होती हैं। 6000 अरब US डॉलर, इसको आप कैलकुलेटर पे करने लगे तो आपके कैलकुलेटर काम करना छोड़ जाएंगे जब 385 से आप मल्टीप्लाई करेंगे या 285 से आप डॉलर। तो ये बेसिकली है तो ऐसे ही कि इमरान खान से पहले पहले हम
सर कालीन लपेट लें तो वो, और हमें इतनी मुश्किल में डाल दें जैसे हम रेकॉर्ड को अब वापस नहीं कर सकते। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स आपके पाँव में बेड़ियाँ होती हैं, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स आप ब्रीच नहीं कर सकते। नाज़रीन, आपने ये तमाम गुफ्तगू सुनी आतिफ हलीम साहब की। आप इस चीज़ों पे क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। आपका अपना मेज़बान अनिल मसीह।